Hello everyone, welcome once again in my YouTube channel in AK Career Academy। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये है कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई यानी सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और पिछले दो वीडियोस में हम साइंस और बायोलॉजी से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें थी उस पर डिस्कस किए थे और आज हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज कि यहाँ हम बताएंगे आपको ये जो कोशिका के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, यानी सेल के बारे में। ये सेल है क्या, हम इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। अब देखिए यहाँ कहने का मतलब ये है कि सजीव जो भी पदार्थ होते हैं यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, और वैसी छोटी यूनिट जो रचनात्मक दृष्टिकोण से भी यानी शरीर की बनावट, शरीर की रचना जो है कोशिकाओं से ही होती है, मतलब उस छोटी यूनिट से ही होती है। और साथ ही साथ वो कार्यात्मक इकाई भी है, यानी हमारे शरीर में उन कोशिकाओं का उस यूनिट्स का काम भी है, वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज भी करती हैं। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को ही कोशिका कहा जाता है, यानी हम इसी को सेल कहते हैं। अब देखिए हम यहाँ चर्चा करेंगे कोशिका की खोज की, यानी कोशिका की खोज सबसे पहले कब हुआ। तो देखिए कोशिका की खोज की अगर चर्चा करें हम तो 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया, यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम लिया, कोशिका का नामकरण भी इनके द्वारा किया गया। तो देखिए जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने 1665 ईस्वी में अपना एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और अपने इस सूक्ष्मदर्शी के इस माइक्रोस्कोप के सहायता से इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखने का काम किया। तो माना जाता है कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक। अब देखिए यहाँ पे मतलब जो कोशिका का स्टडी होता है यानी कोशिका के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, कोशिकीय विज्ञान, यानी हम इसको कहते हैं साइटोलॉजी, यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी के जो फादर हैं ये रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है, यानी रॉबर्ट हुक ने ही चूंकि कोशिका का खोज किया इसलिए रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक यानी फादर माना जाता है। अब देखिए भले ही आप ये भी पढ़े होंगे ल्यूवेनहॉक के बारे में, तो हम आपको बता दें ल्यूवेनहॉक से पहले रॉबर्ट हुक ने अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया था जिसके सहायता से वो कोशिका को देख पाए थे, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने अपना अलग टाइप से और एक विकसित माइक्रोस्कोप का सूक्ष्मदर्शी का निर्माण ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। और ये जो माइक्रोस्कोप था इसके सहायता से ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को देखा था, यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह को देखने का काम सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने किया था। और यही कारण है कि ल्यूवेनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी का यानी बैक्टीरिया विज्ञान का जो है जनक इनको माना जाता है, ल्यूवेनहॉक को। अब आइए अब और आगे चलते हैं और अब हम आपको एक और चीज यहाँ पे समझा दें कि कोशिकाओं के संख्या के आधार पे हम जीवों को दो भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब जो जीव हैं इन्हें हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव और फिर दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। यहाँ पे जो एक कोशिकीय जीव है इसे इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर एनिमल, और फिर बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेल्यूलर एनिमल। अब यहाँ देखिए एक कोशिकीय जीव के कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा हम करते हैं। जैसे हम बात करेंगे अमीबा की, तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, यानी और इसमें ये ऐसा जीव है जिसमें मात्र एक कोशिका पाया जाता है। पैरामीशियम
यूग्लिना, ये सब ऐसे जीवों का नाम है जिसमें मात्र एक कोशिकाएं ही उपलब्ध, एक कोशिकाएं ही इसमें उपस्थित रहती है। और अमीबा, पैरामीशिया और यूग्लिना के बारे में आपको कुछ मतलब एक एक लाइन थोड़ा ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। अगर बात करेंगे हम अमीबा का, तो ये एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार जो है अनिश्चित होता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि अमीबा का आकार कैसा होता है, अनिश्चित। अगर हम बात करें पैरामीशिया का, इसको पैरामीशियम भी कहा जाता है, इसका आकार जो होता है ये चप्पल के शेप का होता है, यानी चप्पल की आकृति जैसा इसका रचना होता है। अगर बात करें यूग्लिना का, तो इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, यह सर्वाधिक आयु तक जीने वाला, यह सर्वाधिक आयु तक जीने वाला एक कोशिकीय जीव है, यानी एक कोशिकीय जीवों में यह सबसे अधिक लंबे समय तक जीवित रहता है। अब सुनिए, मात्र एक कोशिका पर बहुत लंबे समय तक जीवित रह पाना आसान नहीं है, लेकिन यूग्लिना जो है एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जो लगभग 20 वर्षों तक जीवित रहता है। अब यहाँ हम बात करेंगे बहुकोशिकीय जीवों की, तो वैसे जीव जिसके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है उसको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीव में ही मनुष्यों को शामिल किया जाएगा, इसमें हम मेढक को शामिल करेंगे, इसमें हम पक्षियों वगैरह को शामिल करेंगे, अलग अलग प्रकार के जीवधारियों को हम बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत शामिल करते हैं। स्पष्ट हुआ ये चीज भी। अब चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं और कोशिका से संबंधित कुछ और छोटी छोटी चीजों को हम समझाते हैं। अब देखिए, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको हम बताने वाले हैं, और ये है कोशिकीय सिद्धांत। तो इस पे थोड़ा केयर करेंगे आप। यहाँ आपको हम समझाने जा रहे हैं क्या होता है कोशिकीय सिद्धांत। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल थ्योरी। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि ये जो सेल थ्योरी है ये किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो देखिए, सेल थ्योरी का प्रतिपादन जो है स्वान तथा स्लाइडेन के द्वारा किया गया था, यानी ये वैज्ञानिक का नाम है स्वान और स्लाइडेन, इनके द्वारा ही कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और कोशिकीय सिद्धांत के अंतर्गत इन लोगों ने 3 बात को बताया, यानी कोशिकीय सिद्धांत के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई, जिसमें सबसे पहला है कि प्रत्येक जीवों का निर्माण, यानी प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति जो है ये एकमात्र कोशिका से होती है, एकमात्र कोशिका से होती है। पहले आप इसका मतलब समझिए, चाहे वो कोई भी जीव हो, एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, उसका उत्पत्ति, उसके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। जैसे अगर हम मनुष्यों की बात करें तो हमें पता है कि जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किया जाता है तो उसमें मेल पार्ट से मात्र एक कोशिका आता है जिसको स्पर्म कहते हैं, और फीमेल पार्ट से भी मात्र एक कोशिका आता है जिसको हम ओवम कहते हैं। और जब ये स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज करते हैं, निषेचित होते हैं, तो इसे एकमात्र कोशिका बनता है जिसको जाइगोट कहा जाता है। और यही जाइगोट से एक अलग शिशु का, एक अलग बच्चे का निर्माण होता है। मतलब जाइगोट जो है अब इसमें सेल डिवीजन होगा, यानी एक ही कोशिका से जीव की उत्पत्ति हुई, लेकिन अब उस एक कोशिका का डिवीजन होगा, यानी वो अलग अलग भाग में बट के असंख्य कोशिकाएं बनाएगा, और तब उससे जीव जो है डेवलप होगा, जीव का शरीर डेवलप होगा, लेकिन उसके शरीर की उत्पत्ति मात्र एक ही कोशिका से होती है। ये कोशिकीय सिद्धांत के अंतर्गत स्वान तथा स्लाइडे ने सबसे पहले बताया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत दूसरी क्या बात बताया गया, तो यहां बताया गया कि प्रत्येक जीवों के शरीर में एक या एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। यानी देखिए,
उत्पत्ति भले ही एक कोशिका से होगा और उसमें बहुत से ऐसे जीव होंगे जो एक कोशिकीय होते हैं, उसमें मात्र एक ही कोशिका जीवन भर रह जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें सेल डिवीजन होता है और कोशिका विभाजन होते रहता है और फिर असंख्य कोशिकाएं शरीर में हो जाती है, यानी प्रत्येक जीवों के शरीर में एक या एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकीय सिद्धांत यानी सेल थ्योरी के अंतर्गत ये बात भी बताया गया और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि सेल में बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन जो उसमें न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है, यह सबसे मतलब सेल का कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है, सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है ये केंद्रक होता है, यानी कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन न्यूक्लियस द्वारा यानी केंद्रक के द्वारा किया जाता है। ऐसा बात जो है सेल थ्योरी के अंतर्गत बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज भी स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए कुछ और आगे चलते हैं और यहाँ पे एक आध दो और छोटा छोटा पॉइंट्स है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी कोशिका वगैरह का नाम, तो आइए हम उसके बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करेंगे द लार्जेस्ट सेल के बारे में, यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो आपको हम बता दें जो ऑस्ट्रिच एग होता है, ऑस्ट्रिच एग ही यह सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा सेल सबसे बड़ी कोशिका होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए अगर हम बात करें द स्मॉलेस्ट सेल, तो नाम थोड़ा सा लॉन्ग है, यानी सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो नाम थोड़ा लंबा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अब देखिए इसमें और आगे चले तो इस माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को एक और नाम से जाना जाता है, इसको प्लूरोन्यूमोनिया भी कहा जाता है। तो आप ऑप्शन में इसको भी याद कर सकते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखा जाए तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स के बारे में। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर का, मानव के शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो देखिए इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नर्व सेल। और यही जो नर्व सेल है इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे न्यूरॉन भी कहा जाता है, नर्व सेल को। और यही जो है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अब ध्यान में रखना है लंबी और बड़ी, यानी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दोनों में अंतर है। तो अगर हम ये लॉन्गेस्ट की चर्चा किए, अगर अब पूछा जाए आपसे द लार्जेस्ट सेल, यानी द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर होगा ओवम। ये इसको हिंदी में अंडाणु कहते हैं। और यह जो ओवम है ये केवल अंडाणु की अगर बात किया जाए तो ये केवल महिलाओं में, यानी केवल ये फीमेल में पाई जाती है। यह मतलब ऐसी कोशिका है जो केवल फीमेल में पाई जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और अब बात करते हैं लास्टली द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका की अगर बात किया जाए तो ये होगा स्पर्म। यानी स्पर्म जो है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, जिसको हिंदी में शुक्राणु कहा जाता है। और यह ऐसा सेल है जो केवल मेल में पाया जाता है, यानी केवल पुरुषों में यह पाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होता है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए और आगे चलते हैं और एक और छोटी सी चीज है जिसकी चर्चा हम आपके साथ करते हैं। तो देखिए कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि कोशिकाओं की संख्या किन किन बातों पे डिपेंड करता है, कि किस जीव में कोशिकाओं की संख्या कितनी अधिक होगी। तो देखिए यहाँ एक चीज आप समझ ही लीजिए कि कोशिकाओं की जो संख्या है,
कोशिकाओं की जो संख्या है यह डिपेंड करता है जीवों के आकार पर, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके आकार पर निर्भर करता है। चाहे पेड़ पौधों की बात किया जाए या चाहे हम जीव जंतुओं की बात करें, अगर उसका शरीर का आकार जितना अधिक होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। जैसे अगर हम बात करें एक चूहा और एक हाथी का, तो हमें पता है चूहा का शरीर का आकार जो है काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इसमें कोशिकाओं की संख्या भी बहुत कम होगा। लेकिन हाथी के शरीर का आकार बड़ा होता है जिसके चलते इसमें कोशिकाओं की संख्या भी काफ़ी अधिक होगा। अगर हम बात करें गुलाब के पौधे का, एक फूल है, और अगर हम बात करें बरगद के पेड़ का, तो देखिए बरगद के पेड़ का आकार काफ़ी बड़ा होता है जिसके चलते इसमें कोशिकाओं की संख्या भी अधिक होगा। और गुलाब का फूल का पौधा जो होता है इसके अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है जिसके चलते इसमें कोशिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होगा। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के आकार पर ही निर्भर करता है कि उसमें कोशिकाओं की संख्या कितना कम या कितना अधिक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पूरा समझ में आया होगा। आज हम आपको समझाएं दैट कोशिका को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएं कोशिका का खोज सबसे पहले कब और किसने किया, फिर आपको बताएं हम कोशिकीय सिद्धांत के बारे में, और आगे चल के बताएं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल क्या होते हैं, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, और फिर हम स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल की चर्चा किए, और लास्टली हम बताएं कोशिकाओं की संख्या किन बात पर निर्भर करती है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को अलग अलग फिगर के साथ, चित्र के साथ समझने की कोशिश करेंगे।